मैं सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग विमान स्थान के 6 चैप्टर अर्थात रोगानिकम विमानम को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि विमान स्थान से क्लियर है कि इसमें किसी न किसी का विशेष मान के बारे में जानते हैं, तो आज के चैप्टर में जो विशेष मान है वो मेनली रोगा से रिलेटेड है। उसके अलावा जो है दोष, अग्नि एंड प्रकृति, इन चारों के विशेष मान के बारे में मेनली फोकस करेंगे। ठीक है, आज का चैप्टर जो है इनको 3 सब हेडिंग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रोग भेद प्रकरण, यानी कि डिजीज का जो है क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। सेकंड जो दोषा है, शारीरिक एंड मानसिक दोषा, इनके बारे में। एंड थर्ड जो है अग्नि, मेनली जो जाठरा अग्नि होती है। एंड फोर्थ प्रकृति, जो पुरुष का क्या प्रकृति है उनके बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रोग भेद प्रकरण। क्या है रोग भेद? तो यहाँ रोग का भेद है। रोग या तो एक होंगे तो एकत्व, या फिर रोग बहुत सारे हैं तो बहुत्व। अब जब बहुत सारे हैं तो उनको या तो हम काउंट कर सकते हैं या फिर काउंट नहीं कर सकते हैं। यदि काउंट किए हैं तो सांख्य, एंड यदि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो हो गए असंख्य। जो सांख्य रोग है और असंख्य, इन दोनों का वर्णन सूत्र स्थान के चैप्टर 19 एंड 20 में दिया गया है, जिसमें चैप्टर 19 का नाम हो गया अष्टोदरीय अध्याय एंड 20 का नाम हो गया महारोगाध्याय। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सभी रोगों में कॉमन सिम्टम्स क्या है कि सब में दुख होगा, तो उसके बेसिस पे सब में यदि दुख होता है तो सभी रोगों को एक मान लिया, यानी कि ये एकत्व हो गए। अब जो बहुत्व हैं उनमें प्रभाव भेद आदि से, जैसे कि प्रभाव भेद से 2 हो गए साध्य असाध्य, बल से हो गए मृदु दारुण, आश्रय से शारीरिक मानसिक। इसी तरीके से जो हैं 2 और हो गए, निमित्त हो गए, आमाशय हो गए, इनके भी 2-2 हैं। तो टोटल हम यहाँ पे काउंट कर ले रहे हैं कि ये 2-2 करके 10 हो गए। तो 10 समूह है, यहाँ गिन ले रहे हैं ना, तो इसलिए ये सांख्य हो गए। लेकिन वहीं पर यदि रुजा यानी कि वेदना, वर्ण यानी कि लक्षण, समुत्थान आदि की कारण, ऐसे और भी बहुत सारे कारण और परिसंख्य कारण के वजह से रोग भी क्या हो जाएंगे, अपरिसंख्य, काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, बहुत हो गए। तो ये हो गया रोग का भेद। अब प्रभाव आदि भेद के बारे में देख लेते हैं। आदि मीन्स एक्सेट्रा। तो जैसे प्रभाव के बेसिस पे जो रोग या तो साध्य होगा या फिर असाध्य होगा, ऐसे ही उसके स्ट्रेंथ बल के बेसिस पे मृदु एंड दारुण हो सकता है। आश्रय के बेसिस पे कि शरीर में आश्रित है या मन में आश्रित है तो शारीरिक एंड मानसिक। उसी तरह निमित्त भेद से कि इंटरनल फैक्टर के वजह से हो रहा है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से, तो निज नागंतुज। देन अधिष्ठान के भेद से, अधिष्ठान मीन्स आश्रय, तो अमाशय से उत्पन्न हो रहा है या फिर पक्वाशय से उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है ये मिल करके 10 रोगों का समूह बनाया है, जो काउंटेबल है सांख्य है। लेकिन इसको जो है ये मिल करके ग्रुप बना है, इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ओवरऑल 10 टाइप्स हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई एक डिजीज है जो प्रभाव भेद से साध्य एंड असाध्य है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वही डिजीज बल भेद से मृदु एंड दारुण एंड आश्रय भेद से शारीरिक एंड मानसिक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या ओवरऑल 2 ही टाइप्स हुए ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो मेन है बेसिस डिपेंड करता है किसके ऊपर हम क्लासिफाई किए हैं। आगे यह बताया है कि दोष एंड व्याधि, इन दोनों का जो सिनोनिम्स देखा गया तो रोग, आतंक, यक्षमा, दोष, प्रकृति सेम सिनोनिम्स है। तो उस बेसिस पे यह मान लिया गया है कि दोनों के लिए जो ये रोग वर्ड है कॉमनली यूज किया जाता है मेनली, और कभी कभी जो है डिफरेंट वर्ड डिफरेंटली भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला रोग प्रकरण देन दोष प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि हाँ ये दोनों एक भी है और डिफरेंट भी लेते हैं। तो रोग भेद प्रकरण के बाद जो है सेकेंड सब हेडिंग है दोष विमर्श, यानी कि इसमें जो हम दोष के बारे में मेनली पढ़ेंगे। तो दोष जो है वो बताया गया है 2 तरह का, शारीरिक एंड मानसिक दोष। जो शारीरिक दोष हैं उनमें 3 आते हैं, वात पित्त एंड कफ, एंड मानसिक दोष में आते हैं 2, रज एंड तम। ठीक है, अब इनके जो है डिजीज क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जो शारीरिक दोष हैं उनके रोग हैं ज्वर, अतिसार, शोथ, शोष, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ etc। इसी तरह मानसिक दोष के जो रोग हैं उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हर्ष एक्सेट्रा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि दोष का तो संख्या गिन सकते हैं, काउंटेबल है, ऑलमोस्ट 5, वात पित्त कफ एंड रजम तम, ये 5 हो गए। जबकि इनके वजह से जो रोग हो रहे हैं वो तो अपरिसंख्य यहाँ दिख रहे हैं। वैसे रोग भेद में हमने देखा है कि एकत्व बहुत्व एंड बहुत्व में जो है संख्या एंड अपरिसंख्य, तो ये जो अपरिसंख्य कैसे होते हैं जबकि दोष 5 ही हैं? तो इनका आंसर यह है कि जो प्रकोपित दोष जो प्रकोपित होते हैं उनका कारण जो है वो बहुत तरह का होता है, जैसे कि वात दोष ही है तो वात को विषेट करने वाले बहुत सारे कारण आहारज विहारज ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। साथ साथ जो इसमें दुष्य मेनली 7 धातु एंड 3 मल जो आते हैं तो उसमें वो इन सभी की विभिन्नता की वजह से जो है ना ये रोग जो है असंख्य, इनका कॉम्बिनेशन जो बन के जो अलग अलग डिजीज प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो रोग क्या हो गए, असंख्य हो गए। ठीक है, आगे यह बता रहा है कि जो दोनों दोष है शारीरिक एंड मानसिक, इन दोनों दोषों को जो कुपित करने का कारण 3 है। एक हुआ असात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा प्रज्ञा अपराध एंड तीसरा परिणाम। ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये 3 ही कारण है। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग क्या है? जैसे कि इंद्रिय का उसके अर्थ के साथ जो संयोग होता है वो असात में होता है। एग्जाम्पल में जैसे चक्षु इंद्रिय हो गया, उसका अर्थ हो गया रूप, किसी चीज़ को देखना। ठीक है, तो ये इसका संयोग जो कॉम्बिनेशन या तो बहुत ज़्यादा अति योग हो गया या हीन योग हो गया या फिर अयोग मिथ्य योग इस टाइप का हो गया, तो ये असात में हो गया, उसके वजह से रोग होते हैं। दूसरा है प्रज्ञा अपराध, यानी कि जानबूझकर गलती करना। इसका श्लोक आप जानते होंगे कि धी धृति स्मृति विभ्रष्टम कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपनम। ठीक है, एंड थर्ड वन है परिणाम। परिणाम का मीन्स होता है काल, कालः पुनः परिणाम उच्यते, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम हो। आगे यह बताया है कि जो शारीरिक दोष की वजह से जो रोग हुए थे ज्वर आदि, एंड मानसिक दोष की वजह से जो रोग हुए काम क्रोध, इन दोनों का क्या होता है कि परस्पर अनुवर्तन करते हुए कभी कभी संबंध करते हैं, मिल जाते हैं, कदाचित अनुबंध। लेकिन जो रज एंड तम जो मानसिक दोष हैं, इन दोनों के बारे में कह रहा है कि ये हमेशा जो है इन दोनों का अनुबंध या संबंध जो मिलन होता है वो नियत है, फिक्स है, होता ही है। रज के बिना तम का जो है प्रवृत्ति पॉसिबल नहीं है। आगे जो है अनुबंध्य एंड अनुबंध, इनके बारे में जानते हैं। अनुबंध के बारे में बताया है कि स्वतंत्र व्यक्तिलिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशम भवती अनुबंध्य, यानी कि जो स्वतंत्र है एंड व्यक्तिलिंग स्पष्ट लक्षण वाले जो भी दोषा एंड रोगा हैं, उनके बारे में जिस तरीक़ा से उनका कैसे उत्थान होता है, कैसे प्रशमन होता है, ये सारा चीज़ जो शास्त्र में यथोक्त बताया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से उसका उत्थान और शमन हो जाए इन दोषा एंड रोगा का, तो वो अनुबंध्य होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी दोषा या रोगा है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि वो कैसे पेसिफाइड होता है और उसको कैसे शांत किया जाता है, इन सभी के बारे में जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, खासकर क्लासिकल टेक्स्ट बुक में, बिल्कुल वैसे ही उसका एग्रेवेशन एंड पेसिफिकेशन हो तो वो अनुबंध्य होगा। जबकि इसका यदि अपोजिट है तो वो अनुबंध हो जाएगा। अपोजिट इन द सेंस कि स्वतंत्र का परतंत्र, व्यक्त लिंग है तो अव्यक्त लिंग है तो वो अनुबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अनुबंध जो है वो प्रधान है और अनुबंध क्या है, गौण है, वो हिडन रहता है, छिपा रहता है। तो ट्रीटमेंट किसका करना, इस प्रधान का, अनुबंध का चिकित्सा प्रधान की करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका चिकित्सा करने पे जो अनुबंध का जो अपने आप चिकित्सा हो जाएगा। एक पॉइंट और है कि जो सन्निपात एंड संसर्गजन्य जो है, ये अनुबंध और अनुबंध इन दोनों की दो विशेषता है। सन्निपात मीन्स मोर देन 2, 3 का कॉम्बिनेशन, एंड संसर्ग मीन्स 2 का कॉम्बिनेशन, 2 दोषा या 2 रोग इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, चक्रपाणी जी जो हैं इन अनुबंध या अनुबंध को जो है एक एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश किए। जैसे कि शरद ऋतु है, शरद ऋतु में जो जल होता है उसका विपाक अम्ल हो जाता है। अब अम्ल विपाक के बारे में हम जानते हैं कि अम्ल की वजह से जो पित्त एंड कफ दोनों प्रकोप होता है। ठीक है, यहाँ तक तो नॉर्मल है। अब इसमें एक प्रधान और एक अप्रधान कैसे हो रहा है वो देखते हैं। शरद ऋतु में एक और चीज़ होता है कि सूर्य संताप होता है। ठीक है, सूर्य संताप तीव्र होता है, तो इसका भी क्या है नेचर, अग्नि, यानी कि पित्तवर्धक। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो है अम्ल विपाक के वजह से पित्त तो बढ़ा ही, साथ साथ जो सूर्य के संताप के वजह से भी पित्त बढ़ गया।
तो ओवरऑल जो है पित्त जो है बढ़ा दोनों सिचुएशन में। जबकि अम्ल विपाक की वजह से जो हमारा कफ तो बढ़ा था, लेकिन सूर्य का संताप जो है वो अग्नि है, वो कफ को क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। तो कंपेरेटिवली यहाँ पे क्या हो रहा है, पित्त का प्रकोप प्रधान रूप से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। कफ का भी कोप हो रहा है, लेकिन ये अप्रधान या गौण रूप से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये अनुबंध हो जाएगा पित्त का कोप, और कफ जो हो गया अनुबंध होगा। और ट्रीटमेंट जो है मेनली प्रधान की करती है, इसीलिए पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे और उसको चिकित्सा के लिए तिक्त घृत दिया जाएगा। थर्ड सब हेडिंग है अग्नि एंड प्रकृति प्रकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अग्नि देखते हैं, फिर प्रकृति देखेंगे। अग्नि के बारे में बताया है कि बल भेद से अग्नि 4 तरह का होता है, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि एंड विषम अग्नि। ठीक है, तो अग्नि मेनली यहाँ जठराग्नि होता है। तो ठीक है, जिस पर्सन का अग्नि तीक्ष्ण होगा उसका लक्षण ऐसा होगा कि हर तरह का जो भोजन होता है, चाहे वो गुरु मात्रा में हो या द्रव्य में गुरु हो, विरुद्ध भोजन हो, विषम भोजन हो, हर तरह के भोजन को वो बहुत जल्दी पचा देगा, शीघ्र पाक कर देगा। तो उसे पता चलेगा कि उस पर्सन का अग्नि तीक्ष्ण है। जबकि इसके अपोजिट होता है मंद अग्नि। मंद अग्नि वाला क्या करेगा, ये सब काम नहीं कर पाएगा, इसका उल्टा करेगा। जैसे कि लघु द्रव्य को धीरे धीरे पचा पाएगा और गुरु द्रव्य का तो विपाक कर ही नहीं पाएगा। तो सम अग्नि का लक्षण ऐसा आएगा कि जैसे कोई बैलेंस डाइट ले रहा है, सम्यक रूप से आहार विहार ले रहा है, तब तो प्रकृति रहेगा अग्नि। लेकिन यदि अपचार मिथ्या आहार विहार लिया तो विकृत हो जाएगा उसका अग्नि, ठीक से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसका अपोजिट फिर विषम हो जाएगा, यानी कि सम्यक को कभी नहीं पचा पाएगा और कभी कभी क्या है असम्यक को भी ये पचा देगा। अब इसका जो है अग्नि का कोरिलेशन यदि पर्सन के प्रकृति से करें तो जैसे कि पित्त का जो है पंचभौतिक कंपोजिशन में मेनली अग्नि होता है। ठीक है, तो क्या है कि और अग्नि तो है ही, तो अग्नि क्या है, पित्त जो है अग्नि को और बढ़ा देगा, पित्त भी और अग्नि भी। तो उस पर्सन का अग्नि क्या हो जाएगा, उसमें तीक्ष्ण होगा। जबकि कफ में देखा जाए तो कफ जल एंड पृथ्वी महाभूत से मेनली बना होता है, और देखा जाए तो जल और पृथ्वी ये दोनों आग को बुझाने का काम करता है। तो इसीलिए इस पर्सन का मंद अग्नि वाला पर्सन जो होगा उसका प्रकृति जो होगा कफ प्रधान होगा। उसी तरीके से जैसे कोई पर्सन वात प्रधान है, तो वात प्रधान मेनली वायु महाभूत होता है उसमें। तो वायु का काम क्या होता है, आग के आगे जो हवा फेंकेंगे तो हवा को विषम कर देगा ना, तो उस पर्सन का विषम अग्नि है, ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। और सम में यदि देखना है तो सम में ये तीनों के तीनों प्रकृतिस्थ होकर के सम मात्रा में रहना चाहिए, प्रकृति अवस्था में होना चाहिए। तो अग्नि के बाद जो है अब प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो प्रकृति के बारे में कुछ आचार्यों का यह कहना है कि कोई भी पर्सन जिसका जो है वात पित्त एंड कफ ये तीनों सम अवस्था में हो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कारण यह है कि सभी का आहार भिन्न है। अब डिफरेंट डाइट होगा, किसी में वातवर्धक आहार ज़्यादा होगा तो उसका तो वात प्रकृति का हो जाएगा, पित्त प्रकृति का या फिर कफ प्रकृति का होगा, ऐसा उन आचार्यों का कहना है। लेकिन ये बात गलत है। वो गलत ऐसे है कि प्रकृति का अर्थ होता है आरोग्य। आरोग्य मीन्स डिजीज फ्री कंडीशन, स्वस्थ, और उसी के लिए मेनली औषधि लेते हैं। ठीक है, और आरोग्य कब होगा, जब वात पित्त एंड कफ ये तीनों क्या होगा, साम्य अवस्था में हो, सम हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इसीलिए यानी कि वात पित्त कफ सम तो एग्जिस्ट करेगा, एक प्रकृति ये तो होगा ही। तो अब जो है दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है कि वात प्रकृति पित्त प्रकृति उसका क्या होगा, तो वो प्रकृति नहीं, वो अप्रकृति अवस्था है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई ना कोई दोष की अधिकता है। प्रकृति का अर्थ तो होता है आरोग्य, यहाँ पे दोष बढ़ गया तो वो आरोग्य नहीं, वो आतुर हो गया, अप्रकृति। इसीलिए उसके साथ जो है प्रकृति टर्म नहीं लगाएंगे। जैसे कि वात प्रकृति पर्सन नहीं कह के वात प्रधान या फिर वातल कहना है, ये कह सकते हैं। ऐसे ही पित्तल कफल श्लेष्मल या फिर पित्त प्रधान या कफ प्रधान ऐसा कह सकते हैं। तो प्रकृति के बेसिस पे आगे बता रहा है कि 4 तरह के पुरुष होते हैं। एक तो वो हो गए जिसमें वात पित्त एंड कफ सम हो गए, एक वात प्रधान, दूसरा वात प्रधान, तीसरा पित्त प्रधान एंड चौथा श्लेष में प्रधान पुरुष हो गए। ठीक है, अब इनके लिए आहार विहार क्या है वो बताते हैं कि जो सम है वात पित्त कम कफ जिनमें साम्य अवस्था में, उनको सभी तरह का आहार विहार देना है, लेकिन सम रूप में देना है। सम रूप में इसलिए देना है, यदि उसको इमेजिन करें कि वात वर्धक आहार ही दे देंगे तो उसका क्या होगा कि साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो जाएगा और वो वात प्रकोप वाला केस आ जाएगा। इसीलिए उनको सारा आहार देना है, सम रूप में देना है।
ठीक है। सेकेंड, जो वातल या वात प्रधान पुरुष है या फिर पित्तल एंड श्लेष्मल जो भी पुरुष है, इन सब को आहार देने के लिए बता रहा है कि दोष के विपरीत गुण वाले आहार, विहार या फिर औषध भी यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये डिजीज कंडीशन एक तरह से, ठीक है। तो वो इसलिए देना है कि जैसे कि वात बढ़ा है तो वात को घटाने वाला आहार देंगे, इसका विपरीत देंगे, और ये तब तक देंगे जब तक इसकी अग्नि सम ना हो जाए। अब जैसे ही साम्य अवस्था में आएगी फिर इसको जो है समान आहार देना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहीं पर एक और बात यह बता रहे हैं कि जो भी ये वातल, पित्तल एंड श्लेष्मल है, इन तीनों के बारे में बताते हैं कि एक तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों हमेशा रोगी होंगे, डिजीज होंगे, लेकिन कुछ आचार्य का मानना है कि ये रोगी नहीं होते हैं। होता क्या है कि जैसे कोई वातल है तो इसमें वातजन्य रोग, पित्तल में पित्तजन्य रोग एंड श्लेष्मल में श्लेष्मजन्य रोग जो है वो बलवान होता है। अब हम लोग एक दोषज प्रकृति वाले जो भी है, एक दोष प्रधान वाले जो प्रकृति के पुरुष हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले वात प्रधान का देखते हैं, ठीक है। तो वात प्रधान है तो उसको जो रोग होगा उसके पीछे क्या कारण होगा, तो उसको वात वर्धक हेतु आहार विहार जो है वो सब सेवन कराने से ये रोग, बहुत सारे वातजन्य रोग होंगे, साथ साथ जो उसके शरीर का जो बल, वर्ण, सुख एंड आयु, इनका नाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे है कि वात प्रधान है और उस पर्सन को जो वातवर्धक आहार विहार देंगे तो उसमें क्या है कि बहुत जल्दी से वात का प्रकोप होगा एज कंपेरिजन टू पित्त एंड कफ, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो ट्रीटमेंट में संशोधन कर्म करेंगे। संशोधन से पहले पूर्व कर्म यानी कि स्नेहन स्वेदन कराएंगे। संशोधन में भी जो है मेनली वात सामक, जैसे मधुर अम्ल लवण रस युक्त जो भी है या फिर उष्ण, तो मधुर अम्ल लवण वैसे ही वात सामक है। साथ साथ उष्ण जो है वात का शीत का अपोजिट गुण है, उसके वजह से भी। तो इन सभी द्रव्यों से जो है संशोधन कराना है। इसके अलावा जो है अभ्यंग कराना है। अदर ट्रीटमेंट वात सामक, जैसे अभ्यंग हो गया मसाज करना, उपनाह पट्टी बांधना, उद्वेष्टन, उन्मर्दन हो गया, परिषेक करना, एंड वात हर क्वाथ में डुबाना, यानी कि ये हो गया अवगाह। तो ये सारा ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो संवाहन, अवपीड़न, ये सब करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि उसको डर वगैरह दिखा करके माइंड डिविएट करेंगे, जैसे कि वित्रासन, उसको भय दिखाना, देना विस्मापन मीन्स उसको जो है सरप्राइज करना, आश्चर्य में डाल देना, विस्मारण मीन्स उससे माइंड डिविएट करके जो है मधुर मनोहर जो भी है स्टोरी सब सुनाना। इसके अलावा जो है स्नेह का प्रयोग करेंगे और उसके पहले उसको संस्कार कर लेंगे, जैसे कि दीपनीय, पाचनीय, वातहर, विरेचन कारक, इन सभी द्रव्यों से संस्कार करने के बाद उस स्नेह का प्रयोग करेंगे। या फिर जो है जो भी वातहर द्रव्य हैं उनसे 100 बार या फिर 1000 बार पका करके उस स्नेह का प्रयोग करेंगे। देन आफ्टर बस्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। बस्ती तो वैसे भी बात के लिए बेस्ट है ही। तो बस्ती में भी जो है बस्ती देने का जो समय होगा, जो नियम होगा, उन सभी को पूरी तरह से पालन करके ये वात का चिकित्सा करते हैं। तो सेकंड है पित्त प्रधान पुरुष, यानी कि इसमें पित्त जो है डोमिनेंट है और उसको क्या कराना है, उसको रोग के लिए, रोग जो होता है कि वो पित्तवर्धक हेतुओं का सेवन करता है। तो उसमें क्या होगा, पित्त का बहुत जल्दी प्रकोप होगा। ऐसे समझिए कि उसको पित्त बढ़ा हुआ है और वो पित्तवर्धक आहार विहार और ले रहा है, तो उसमें वात एंड कफ के कंपेरेटिवली जो है पित्त बहुत जल्दी प्रकोपित होगा। तो प्रकोपित होकर क्या करेगा, सेम बल, वर्ण, सुख, आयु, इन सब का नाश करेगा। साथ साथ पित्त की वजह से जो भी उपद्रव हो रहा है उसके वजह से इसको संताप यानी कि दुख होगा। अब जो है इसका चिकित्सा में क्या क्या है कि चिकित्सा वही सब करेंगे कि पित्त हो चुका है और पित्त का ट्रीटमेंट में मेनली जो है घी का पान करा, घृत पान या घी से स्नेहन। तो घी का प्रॉपर्टी होता है, भले ही अग्नि दीपन है लेकिन वो पित्त समन का भी काम करता है, इसलिए घी। सेकेंड है कि विरेचन जो है पित्त के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो विरेचन। थर्ड है कि मधुर तिक्तन कषाय, ये जो है पित्त शामक होता है। साथ साथ शीतल औषध, पित्त क्या है, मेनली अग्नि है, ठीक है। अग्नि को कम करने के लिए हमको ठंडापन, शीतलता चाहिए, तो शीतल औषध या फिर शीतल चंदन वगैरह है, इन सभी का जो है लेप लगाना है। लेप मेनली जो है चेस्ट रीजन में या फिर जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है वहाँ लगाना है। इसके अलावा जो भी शीतल पत्र वगैरह हैं, जैसे पुंडरीक हो गया, सतपत्र हो गया, इन सभी को, इनके पुष्पों का सेवन करना है। साथ साथ जो भी सौम्य भाव है ना, जो भी सौम्य मीन्स ठंडलता, शीतलता लाने वाला, उन सभी का सेवन करना है।
इसके अलावा शरीर और मन दोनों में से जो है ना पित्त, काम क्रोध वगैरह मन के लिए या फिर बॉडी के लिए हर तरीके से पित्त को, अग्नि को, उष्णता को कम करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट, जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब यूज करेंगे। जैसे कि मन के लिए हुआ कि अच्छा अच्छा कहानी वगैरह सुनाना, प्रिय वचन सुनना, म्यूजिक वगैरह सुनना, या फिर शरीर में हो गया कि शीतल वस्त्र वगैरह बार बार भिंगा करके पोंछना, और भी बहुत सारा उपाय है वो सब इसमें कर सकते हैं। तो थर्ड है कफ प्रधान, और इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कफ का डोमिनेंसी होगा इस पर्सन में। और यदि वो कफ को प्रकोपित करने वाले हेतुओं का आहार विहार इनका सेवन करेगा तो उसमें भी कफ जो है बहुत जल्दी एग्रेवेट होगा। सेम प्रोसेस है, कफ पर्सन है उसमें कफ पहले से एग्रेवेटेड और कफ आज आहार विहार ले रहा है तो और जल्दी एज कंपेरिजन टू वात एंड पित्त बहुत जल्दी कफ उसमें प्रकोपित होगा। जिसके वजह से क्या होगा कि कफ से रिलेटेड जो भी उपद्रव होगा उसका जो ताप यानी कि उसकी वजह से दुख होगा, साथ साथ जो भाई बल वर्ण आयु इन सभी का जो है क्षय होगा। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में जो है वही सब करेंगे जैसे कफ का गुण का अपोजिट गुण हो। जैसे कफ का गुण है स्निग्ध, शीत, गुरु, मंदा, सरलक्षणा, मृतस्ना, स्थिरा कफ। तो इसको इन सभी गुण का जो है अपोजिट गुण वाले जो भी है संशोधन या फिर भोज्य पदार्थ ये सब देंगे। जैसे कि तीक्ष्ण, उष्ण, इन सभी गुणों से युक्त द्रव्य से संशोधन करेंगे। या फिर तिक्त, कटु, कसाई, ये तो कफ सामक होते ही हैं, इन रसों से या फिर रुक्ष पदार्थ जो कि इसका अपोजिट गुण है कफ का, वो भोजन करा देंगे। देन आफ्टर व्यायाम कराएंगे, अनेक तरह का व्यायाम इन द सेंस कि उस पर्सन को एक्सरसाइज करवाना, दौड़ना धूपाना है, घूमना फिरना है, कुश्ती लड़ना है, व्यायाम करना है, तो ये सारा काम करा देना है। इसके अलावा जो कह रहा है कि पुराना मदिरा, ठीक है, पुराना शराब जो है वो पिलाना है, लंघन कराना है, साथ साथ गर्म स्थानों में रहना है, गर्म वस्त्र पहनना है। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि कफ की वजह से मेनली मेद धातु बढ़ता है, तो इनको भी जो है कम करना होता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि सुख प्रतिषेधश्च सुख अर्थम इति, यानी कि सुख की प्राप्ति के लिए सुख का त्याग करना है। ये सुख कौन सा चाहिए? ये वो सुख चाहिए जिसमें कफ को कम करना है। और उसके लिए कौन से सुख का त्याग करना है? जिस सुख के वजह से जो आरामदायक है, जो अच्छा लाइफस्टाइल है, इसका मीन्स आरामदेह लाइफस्टाइल है, उसको त्याग करना है, उस सुख को त्याग करना है, ये कह रहा है। इसके अलावा जो है जैसे निशा जागरण, रात में जागने से वात बढ़ता है तो कफ घटता ही है, या फिर उपवास, ये सब मीन्स इन द सेंस कि हमको कफ कम करना है तो वातवर्धक भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओवरऑल कफ घटाना है यहाँ। अब लास्ट में जो है ये बता रहा है कि जो राज वैद्य होते हैं, जो राजा के वैद्य, राजा के प्राणपति, प्राण रक्षक होते हैं, उनका क्या गुण है? उसके लिए 3 इम्पोर्टेंट गुण हैं: सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषवित एंड सर्व भेषज तत्वज्ञ। सर्व रोग विशेषज्ञ इन द सेंस कि जितने भी तरह के रोग हैं उनकी हर विशेषता को वो जानता है। ठीक है, हर तरह के रोग विशेष को, रोग की विशेषता को जान रहा है। देन सर्व कार्य, कार्य मीन्स होता है चिकित्सा, ट्रीटमेंट, तो हर तरह के ट्रीटमेंट को वो जान रहा है। साथ साथ उसके लिए जितने भी तरह का मेडिसिन, भेषज, औषध जो है उन सभी को भी जान रहा है। तो इन तीनों को जानने वाले जो भी वैद्य हैं उनको राज्य वैद्य या श्रेष्ठ वैद्य भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन वगैरह हो या कोई एडवाइस या सजेशन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दें, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। एंड इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।